हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ बायोलॉजिकल डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, इन शॉर्ट डीमार्ट्स। नाउ जैसा कि हम सब जानते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। बॉडी के इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इनका काम बॉडी को टॉक्सिन्स, इन्फेक्शन से बचाना है। पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये ही इम्यून सेल्स जो हैं, ये इम्यून सेल्स जॉइंट्स पर अटैक करते हैं, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जॉइंट्स सूज जाते हैं, दर्द करते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर डिसीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो कार्टिलेज और बोन का भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सो इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यूनिटी stimulates activation of immune cells like macrophages, T cells, neutrophils. Now ये जब immune cells एक्टिवेट होते हैं तो ये केमिकल्स रिलीज करते हैं और इन केमिकल्स को बोलते हैं इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये एक इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन है। इंटरलुकिन 1 ये भी एक इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन है और ये इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज होने के बाद जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब पहले समझ लेते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन है। इसको मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं और अपना इन्फ्लामेटरी एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा के जो रिसेप्टर्स हैं, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर 2, इनसे बाइंड होता है, एक्टिवेट होता है और जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। नाउ ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये टी सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट लाइक साइनोवायोसाइट्स पर प्रेजेंट होते हैं और ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जॉइंट्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। Now another inflammatory cytokine is interleukin 1. ये भी एक inflammatory cytokine है, इसको macrophages प्रोड्यूस करते हैं। Now interleukin 1 रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना inflammatory action प्रोड्यूस करता है। Now as we all know, DMARDs are of two types, non-biological DMARDs and biological DMARDs. Now non-biological DMARDs like methotrexate, leflunomide. Non-biological DMARDs are also called as conventional or synthetic DMARDs. Now, biological DMARDs are classified as tumor necrotic factor alpha inhibitors. Like this include drugs like etanercept, infliximab, adalimumab. Then next category of biological DMARDs are interleukin 1 antagonist. This includes anakinra. Then newer biological DMARDs like abatacept, rituximab. Now DMARDs के काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। बायोलॉजिकल DMARDs के एडवर्स इफ़ेक्ट्स नॉन बायोलॉजिकल या फिर कन्वेंशनल DMARDs से भी ज़्यादा हैं। बायोलॉजिकल DMARDs सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए पहले हम यूज़ करते हैं कन्वेंशनल नॉन बायोलॉजिकल DMARDs। अगर कन्वेंशनल नॉन बायोलॉजिकल DMARDs अपना असर ना दिखाएं तो बायोलॉजिकल DMARDs का यूज़ होता है। सो बायोलॉजिकल DMARDs प्रोड्यूस प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट्स, आर एक्सपेंसिव एंड आर यूज्ड एज रिजर्व ड्रग्स for severe refractory rheumatoid arthritis not responding to conventional DMARDs. अब बायोलॉजिकल DMARDs की फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले जल्दी से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पैथोजेनेसिस समझते हैं और देखते हैं कि बायोलॉजिकल DMARDs किस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करते हैं। Now look at this chart. ये जो डायग्राम्स हैं यहाँ पर, ये एक्सप्लेन करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नाउ ये स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल हेल्दी साइनोवियल जॉइंट है। यहाँ पर देखो, ये आप पिंक कलर की एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है। सो दिस इज़ अ नॉर्मल साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब ये देखिए, ये एक साइनोवियल जॉइंट है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस से अफेक्टेड है। यहाँ पर ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस,
टी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, ये इम्यून सेल्स यहाँ पर घुस जाते हैं। नाउ टी सेल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने पर ये इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, जैसे कि इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 17। ना ये साइटोकाइंस फर्दर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं और ये साइटोकाइंस बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। ना बी सेल्स एक्टिवेट होने पर प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर, देन एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज़। ना ये एंटीबॉडीज़ भी जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। दूसरी तरफ मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं तो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6। ये सारे साइटोकाइंस जो भी रिलीज हुए हैं ये जॉइंट्स को अटैक करते हैं, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो साइटोकाइंस हैं ये फाइब्रोब्लास्ट को भी एक्टिवेट करते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट लाइक साइनोवायोसाइट्स, ये सेल जो है हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इनको भी एक्टिवेट करते हैं, इनको प्रोलिफरेट करते हैं। और ये जो फाइब्रोब्लास्ट लाइक साइनोवायोसाइट्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं इन साइटोकाइंस की वजह से, और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो बहुत थिक हो जाती है और उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। नाउ ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये कुछ एंजाइम्स भी रिलीज़ करते हैं, जैसे कि प्रोटीएसेस, देन मैट्रिक्स मेटालो प्रोटीनेसेस। और ये जो एंजाइम्स हैं ये बोन को और कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करते हैं। देखो यहाँ पे कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो रही है और यहाँ पे ये बोन डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट मल्टीप्लाई होने के बाद कार्टिलेज और बोन को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। नाउ ये जो हमारे साइटोकाइंस हैं ये बोन्स के सेल्स दैट इज़ ऑस्टियोक्लास्ट उनको भी एक्टिवेट करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट आर द बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। और जब ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होते हैं तो बोन डिस्ट्रॉय होती है और बोन का इरोजन होता है। नाउ बायोलॉजिकल डीमार्ट्स जैसे कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, फॉर एग्जांपल ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल एटेनरसेप्ट, ये ड्रग ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा से बाइंड होती है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा को न्यूट्रलाइज करती है, उसको इनएक्टिवेट करती है। अब ये जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है ये आगे इन्फ्लामेशन एंड बोन एंड कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट, फॉर एग्जांपल एनाकिंड्रा, ये इंटरल्यूकिन 1 को इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देती, तो इंटरल्यूकिन 1 जो है वो भी अपना इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता और जॉइंट्स और कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता। इसके अलावा कुछ न्यूअर बायोलॉजिकल डीमार्ट्स भी हैं, जैसे कि एबाटासेप्ट, वो टी सेल को एक्टिवेट नहीं होने देता, देन रिटुक्सीमैप वो बी सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो इस तरीके से ये जो बायोलॉजिकल डीमार्ट्स हैं ये जो हैं इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन को रोक देते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि बायोलॉजिकल डीमार्ट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैसे यूज़फुल हैं। और डीमार्ट्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये रेमिशन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन रोकते हैं और बोन एंड कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं। पर इन डीमार्ट्स के लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी फिजिशियन को कंसल्ट किए बिना नहीं यूज़ करना चाहिए। और बायोलॉजिकल डीमार्ट्स जो हैं उनके जो एडवर्स रिएक्शंस हैं वो नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ट्स से भी ज़्यादा सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग है। नाउ अब हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ बायोलॉजिकल डीमार्ट्स। नाउ फर्स्ट क्लास है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स। Now, tumor necrotic factor alpha inhibitors, tumor necrotic factor alpha inflammatory cytokine को deactivate करते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा आपका जो एक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है और इसकी वजह से जो है इन्फ्लामेशन जो है वो सप्रेस हो जाता है। तो फर्स्ट ड्रग इज एटेनरसेप्ट। नाउ लुक एट दिस फिगर। Now this is the structure of human immunoglobulin, in short IgG, इसको हम एंटीबॉडी भी कहते हैं।
नाउ IgG में 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। नाउ ब्लू कलर का जो रीजन है उसको कांस्टेंट रीजन या कांस्टेंट फ्रैक्शन FC कहते हैं, और दूसरा ये जो ग्रीन कलर का रीजन है इसको वेरिएबल रीजन कहते हैं। नाउ ये स्ट्रक्चर है एटरनरसेप्ट का। नाउ एटरनरसेप्ट एक रिकॉम्बिनेंट फ्यूजन प्रोटीन है। ये 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना है। एक तो इसमें है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर, और एक दूसरा इसमें जो रीजन है ये है कांस्टेंट रीजन ऑफ ह्यूमन IgG। नाउ एटरनरसेप्ट जो है वो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा साइटोकाइन को बाइंड करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको इनएक्टिवेट कर देता है। नाउ ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बायोलॉजिकल डीमार्ड है, और इसकी जो एफिकेसी है दैट इज़ सिमिलर टू मेथोट्रेक्सेट, and etanercept is administered by subcutaneous injection 25 to 50 milligram once or twice weekly. Next जो हमारी ड्रग है that is adalimumab. Now MAB, MAB, MAB refers to monoclonal antibodies. So adalimumab एक monoclonal antibody है. Now look at this structure. This is the structure of adalimumab. Now ये जो structure है ये human IgG से बिल्कुल मिलता जुलता structure है. So the structure of adalimumab is identical to the natural IgG. Now adalimumab जो है वो 100% human recombinant monoclonal anti-tumor necrotic factor antibody है। ये अडालीमुमैब ट्यूमर नेक्रोटिक एक एंटीबॉडी है और ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए इसको हम एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंटीबॉडी कहते हैं। सो अडालीमुमैब बाइंड्स टू ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड इनएक्टिवेट ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर सिमिलर टू ह्यूमन IgG। नाउ एटरनरसेप्ट की तरह अडालीमुमैब भी कॉमनली यूज्ड बायोलॉजिकल डीमार्ड है। इसकी जो एफिकेसी है वो मेथोट्रेक्सेट जैसी है, एंड अडालीमुमैब इज एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 40 मिलीग्राम एवरी 2 वीक्स। नेक्स्ट जो हमारा बायोलॉजिकल डीमार्ड है दैट इज इन्फ्लिक्सीमैब, MAB. So again it is a monoclonal antibody. Now look at the structure of infliximab. यहाँ पर ये जो 25% इसका जो रीजन है, जो 25% स्ट्रक्चर का जो रीजन है, दिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द माउस, और 25% जो पार्ट है इन्फ्लिक्सीमैब का ये है ह्यूमन IgG, द कांस्टेंट ह्यूमन IgG रीजन। सो जो इन्फ्लिक्सीमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं इनका 25% जो पार्ट है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द माउस, और क्योंकि ये जो पार्ट है ये माउस से डिराइव हुआ है इसलिए इसको हम बोलते हैं काइमेरल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और क्योंकि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं इसलिए इन्हें बोला मोनोक्लोनल एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंटीबॉडी। नाउ इन्फ्लिक्सीमैब काइमेरल मॉलिक्यूल है, इसलिए बॉडी में ये एंटी काइमेरिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इन्फ्लिक्सीमैब को इनएक्टिवेट करेंगी और इन्फ्लिक्सीमैब की जो एफिकेसी है उसको कम कर देंगी, जिससे कि टॉलरेंस डेवलप हो सकता है, और इसी वजह से इन्फ्लिक्सीमैब को मोनोथेरेपी की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता, और इसीलिए इन्फ्लिक्सीमैब को यूज़ किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ड्स। नाउ इसकी डोज है 3 to 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम of infliximab is infused IV every 4 to 8 weeks. Now दूसरा, क्योंकि ये एक काइमेरल एंटीबॉडी है, इन्फ्लिक्सीमैब को इन्फ्यूज़ करने पर एक्यूट रिएक्शन भी हो सकता है। ना एक्यूट रिएक्शन में फीवर, चिल्स, अर्टिकेरिया, ब्रोंकोस्पास्म हो सकता है और कई बार एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है। नाउ दिस इज़ अबाउट इन्फ्लिक्सीमैब। ना अब समझते हैं कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो अल्फ़ा इनहिबिटर्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये एक्चुअल जनरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि सभी बायोलॉजिकल डीमार्ड्स के साथ पाए जाते हैं।
ना पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सीरियस और फेटल इन्फेक्शंस लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस एंड वायरल इन्फेक्शंस। नाउ क्योंकि ये बायोलॉजिकल डीमार्ट्स इम्यूनोसप्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं, इसलिए इन सब बायोलॉजिकल डीमार्ट्स से सीरियस या फेटल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसीलिए हम स्टार्ट जो थेरेपी करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, वो नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ट से करते हैं। अगर नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ट्स इफेक्टिव नहीं होते, वो अपना असर नहीं दिखाते, तब हम बायोलॉजिकल डीमार्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके जो इन्फेक्शंस हैं दीज आर हाईली सीरियस एंड दीज आर हाईली फेटल। इसके अलावा क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन हो गया है, इसलिए लेटेंट जो ट्यूबरकुलोसिस है वो भी एक्टिवेट हो सकती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल डीमार्ट्स जो है वो दे आर फाउंड टू be responsible for the development of malignancies. Now malignancies like lymphoma, melanoma and skin cancer. But जो बायोलॉजिकल डीमार्ट्स हैं और ये जो मैलिग्नेंसी है, इसमें एक्चुअल रियल में क्या कनेक्शन है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बट ये देखा गया है कि जहाँ बायोलॉजिकल डीमार्ट्स दिए गए वहाँ पे ये मैलिग्नेंसीज ज़्यादा डेवलप हुई। इसके अलावा कुछ रेयर एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बायोलॉजिकल डीमार्ट से हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रोपेनिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर का डैमेज दैट इज़ हेपेटाइटिस एंड हाइपरसेंसिटिविटी। नाउ नेक्स्ट जो हमारा बायोलॉजिकल डीमार्ट है दैट इज़ एनाकिंड्रा। नाउ एनाकिंड्रा इज़ इंटरलूकिन 1 एंटागोनिस्ट। नाउ इंटरलूकिन 1 इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है, ये मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस हुआ है। नाउ एनाकिंड्रा इज़ अ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंटरलूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नाउ इस फिगर को देखो आप, यहाँ पे ये एनाकिंड्रा है, येलो कलर में एनाकिंड्रा है। ना एनाकिंड्रा जो है वो इंटरलूकिन 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। अब जब ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए तो इंटरलूकिन 1 जो है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता। जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता तो वो अपना एक्शन, इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो जो एनाकिंड्रा है वो इन्फ्लेमेटरी इंटरलूकिन 1, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन इंटरलूकिन 1 का जो इन्फ्लेमेटरी एक्शन है उसको ब्लॉक कर देती है। नाउ एनाकिंड्रा इज क्लिनिकली लेस इफेक्टिव देन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स, और एनाकिंड्रा को रिफ्रैक्टरी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं जहाँ पर ज़्यादातर डीमार्ट असर नहीं दिखाते। इसकी डोज है 100 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली डेली। नाउ लोकल रिएक्शंस, चेस्ट इन्फेक्शंस एनाकिंड्रा के मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है दैट इज़ अबैटासेप्ट। अबैटासेप्ट इज़ अ को-स्टिमुलेशन ब्लॉकर। ना इस फिगर को देखो आप, यहाँ पे एक टी सेल है और ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ना टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए 2 सिग्नल्स ज़रूरी हैं। पहला सिग्नल क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC का एंटीजन से कंबाइन होना, ये पहला सिग्नल है जो कि टी सेल को एक्टिवेट करता है। ना दूसरा सिग्नल क्या है, जिसे हम को स्टिमुलेशन भी कहते हैं। ना ये दूसरा सिग्नल है CD80। ये जो CD80 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे प्रेजेंट है, इसका CD20 से इंटरेक्शन होना, तो ये दोनों दूसरा सिग्नल है। अब जब ये दोनों सिग्नल्स होंगे तभी टी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे ना। अब अबैटासेप्ट क्या करता है? अबैटासेप्ट जो आप यहाँ पे येलो कलर में देख रहे हैं, अबैटासेप्ट जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के CD80 से कंबाइन कर देता है। अब जब ये इससे बाइंड कर लेता है, इससे कंबाइन हो जाता है, तो CD80 जो है वो CD20 से इंटरैक्ट नहीं कर पाता। तो CD80 से जब ये CD80 जब CD28 से इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा तो टी सेल जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तो अबैटासेप्ट टी सेल्स को एक्टिवेट नहीं होने देता, टी सेल्स के एक्टिवेशन को रोकता है। और टी सेल्स अगर एक्टिवेट नहीं होते तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो हमारा बायोलॉजिकल डीमार्ट है दैट इज रिटुक्सीमैब। नाउ रिटुक्सीमैब बी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। बी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है तो बी सेल्स का जो नंबर है वो कम हो जाता है। तो सो इट कॉजेज बी सेल डिप्लीशन, बी सेल्स की जो संख्या है, जो नंबर है वो कम हो गया। ना रिटुक्सीमैब इज़ अ काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटी CD20 एंटीबॉडी। ना CD20 जो है वो बी सेल्स का डिफ्रेंसिएशन मार्कर है।
Now look at this figure. ये जो पिंक कलर का बीच में सेल है, दिस इज अ बी सेल. Now बी सेल की जो सरफेस है उस पे प्रेजेंट है CD20. So these are CD20. Now rituximab जो है वो येलो कलर से यहाँ पे शो किया हुआ है. Now rituximab binds to CD20. So rituximab CD20 से बाइंड कर लेता है. Now CD20 से बाइंड होने के बाद जो बी सेल्स हैं उनको कई तरह से रिटुक्सीमैब डिस्ट्रॉय करता है. तो यहाँ ये रिटुक्सीमैब CD20 से कंबाइन हुआ और रिटुक्सीमैब ने अपोप्टोसिस इंड्यूस किया, दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ, जिसकी वजह से बी सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए. देन अगेन दिस रिटुक्सीमैब इट कंबाइंस विद CD20 और क्या करता है, ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है. मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस से बी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. यहाँ पे अगेन CD20 से रिटुक्सीमैब ने कंबाइन किया, आगे नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट किया. नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, साइटोकाइंस अगेन बी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो रिटुक्सीमैब जो है वो CD20 से बाइंड करता है और उसके बाद बी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. बी सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो उनका नंबर कम होगा एंड दिस इज कॉल्ड एज बी सेल डिप्लीशन. अब जब बी सेल्स का नंबर कम हुआ तो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और रूमेटॉइड फैक्टर का प्रोडक्शन कम होगा तो जॉइंट्स का डैमेज भी कम होगा. सो दिस इज़ हाउ बायोलॉजिकल डीमार्ट्स दे stop the progression of rheumatoid arthritis disease and produce remission. So this is all about the biological DMARDs. Now this video is meant only for the students. Rheumatoid arthritis की ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियंस को कांटेक्ट करें. कोई भी DMARD जो है वो फिजिशियन को कंसल्ट करे बिना ना लें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.